आप हाल ही में अब प्रसिद्ध ट्रम्प डांस करने के लिए कुछ हद तक मशहूर हो गईं। वो दिन था जब आयतुल्ला खमीनी मारे गए थे। मैं किसी तरह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को धन्यवाद देना चाहती थी। इस्लामिक शासन ने 2 दिनों में 50,000 से ज्यादा लोगों की हत्या की। सिर्फ अमेरिका और इजराइल का हस्तक्षेप हमारी मदद कर सकता था। सभी ईरानी लोग यही चाहते थे कि ऐसा हो। JNS एक्सेस ऑफ ट्रूथ में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ मुने रहीमी हैं, एक ईरानी एक्टिविस्ट जो इस्लामिक रिपब्लिक में विश्वविद्यालय में पढ़ने के बाद अब अमेरिका में पढ़ रही हैं। मुने ने ईरान युद्ध के समय ट्रम्प डांस कर सुर्खियां बटोरी थीं और अब वह हमारे साथ जुड़ रही हैं ताकि शासन के खिलाफ युद्ध में अगले कदमों पर चर्चा कर सकें और ईरान के अंदर बड़े होने के अपने अनुभव साझा कर सकें। मुने रहीमी, शो में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारे साथ पाकर खुशी हुई और अपनी कहानी के बारे में थोड़ा सा साझा करने के लिए धन्यवाद। मुझे लगता है कि हमारे लिए शुरुआत करने का ये एक बेहतरीन तरीका है। आपकी फैमिली की कहानी क्या है? मुझे पता है आप ईरान में पैदा हुई और बड़ी हुई। वो अनुभव कैसा था? मुझे पता है कि आपने भी ईरान में नैतिकता पुलिस का सामना किया। एक युवा महिला के रूप में वो अनुभव कैसा रहा? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद एमिली, आज मुझे बुलाने के लिए। और अब सीधे सवालों की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं ईरान में ही पैदा हुई और लगभग पूरी जिंदगी वहीं पली बड़ी। और फिर मेरा मतलब है करीब 2 साल पहले अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए अमेरिका आ गई। और जब से मैं बच्ची थी तब भी मुझे लगता है पहली बार जब मैंने सच में ये अनुभव किया था, ये वही समय था जिस देश में मैं रह रही हूँ। पहली बार जब मैंने ये अनुभव किया था जब मैं बच्ची थी, करीब 6 या 7 साल की उम्र में, जब मैं पहली कक्षा में स्कूल जाना चाहती थी। और वही पहली बार था जब उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती हिजाब पहनने के लिए मजबूर किया या पूरी तरह से खुद को ढकने के लिए कहा, बहुत सख्ती से। सिर्फ इतना नहीं कि कुछ पहन लिया हो, मतलब यूनिफॉर्म में, जैसे वो यूनिफॉर्म्स होती हैं जिनकी तस्वीरें आप सोशल मीडिया पर देखते हैं, तो उन्होंने मुझे वो पहनने के लिए मजबूर किया। और मुझे याद है जब मैं बच्ची थी, कुछ दिनों मैंने हिजाब पहनने से मना कर दिया था ताकि मैं अपने बाल ढक ना सकूं, क्योंकि जब आप पहली बार पहनते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आप कभी-कभी सांस नहीं ले पा रहे हैं, खासकर एक बच्चे के रूप में 6 या 7 साल की उम्र में। मुझे याद है एक बार मैंने स्कूल में हिजाब उतार दिया था और प्रिंसिपल, मतलब स्कूल के लोग, मेरे पास आ गए थे और फिर वे मुझे सजा देने की या मुझे चेतावनी देने की कोशिश कर रहे थे, जैसे एक 7 साल की बच्ची को कह रहे थे कि तुम्हें ये पहनना ही होगा, तुम्हें ये पहनना ही चाहिए। और तब पहली बार मैंने ये अनुभव किया कि ओ नहीं, ये है, ये कुछ ऐसा नहीं है जो एक बच्चे के तौर पे भी सही लगे। और फिर मैं उसी माहौल में बड़ी हुई। हर बार जब भी आप कहीं किसी औपचारिक जगह पर जाना चाहें, या मुझे नहीं पता, अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहें, स्कूल जाना चाहें या कहीं भी जाना चाहें, पासपोर्ट बनवाने या एयरपोर्ट जाने पर हिजाब पहनना जरूरी है। नहीं पहनने पर पहले चेतावनी और फिर सजा मिलती है। या अगर वहाँ नैतिकता पुलिस है तो वे आपको गिरफ्तार कर लेंगे। तो पहली बार जब मुझे नैतिकता पुलिस ने गिरफ्तार किया था, वो तब था जब मैं कॉलेज में गई थी। तो मैं तेहरान विश्वविद्यालय ईरान गई थी और उस इलाके में, क्योंकि तेहरान विश्वविद्यालय थोड़ा राजनीतिक है, जैसे वहाँ के छात्र, जैसे वे हमेशा हमेशा नहीं, लेकिन जब कुछ होता है तो वे चुप नहीं रहते, वे बस आकर विरोध प्रदर्शन करते हैं वगैरह। तो उस इलाके में नैतिकता पुलिस बहुत रहती है, जैसे तेहरान के कॉलेज इलाके के आसपास। तो पहली बार मुझे नैतिकता पुलिस ने पकड़ लिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरी टखने की त्वचा थोड़ी सी दिख रही थी, बस इसी वजह से। ये तो पागलपन है। मैं पूरी तरह से ढकी हुई थी, मैंने स्कार्फ वगैरह सब पहन रखा था, मेरे बाल भी ढके हुए थे, बस मेरी टखनों की त्वचा थोड़ी सी दिख रही थी। और उन्होंने मुझे सिर्फ इसी वजह से गिरफ्तार कर लिया। और फिर उन्होंने मुझे उन वैन जैसी गाड़ियों में जबरदस्ती डाला और मुझे धमकाने लगे, बोले कि अगर तुम वैन में नहीं बैठोगी तो हम तुम्हें मारेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। और फिर उन्होंने मुझे जबरदस्ती उन वैन में डाल दिया। जब मैं वैन के अंदर गई
तो मैंने देखा कि कुछ और लड़कियां भी थीं जो बहुत जोर जोर से रो रही थीं। मैं सोच रही थी, ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है। वो मेरा पहला अनुभव था, पर नैतिकता पुलिस ने मुझे कई बार पकड़ा था। लेकिन पहली बार मेरे लिए बहुत पागलपन जैसा था, क्योंकि मुझे सच में नहीं पता था कि वहाँ कैसा माहौल होने वाला है। और फिर उन्होंने उन महिलाओं को उनके किसी ऐसे केंद्र में ले गए, और सबसे पहली चीज़ जो उन्होंने की वो ये थी कि उन्होंने हमारा फ़ोन ले लिया, ताकि हम उस माहौल को रिकॉर्ड या फिल्मा न सकें। तो उन्होंने मेरा फ़ोन ले लिया और फिर उन्होंने मुझे धमकाना शुरू कर दिया। वहाँ जो भी महिलाएं थीं, उन सबको धमकाया। और फिर नहीं, तुमने क्या देखा? क्या उन्होंने तुम्हें किस चीज से धमकाया? तुमने क्या देखा कि उन्होंने उन दूसरी युवा महिलाओं के साथ क्या किया जो उसी जैसी स्थिति में थीं? हाँ, तो क्योंकि वो मेरा पहली बार था जब मैं उन जगहों पर गई थी। मैंने विरोध नहीं किया जब भी उन्होंने कहा कि अंदर जाओ, ये करो, वो करो। मैंने बस वही किया, बिना किसी विरोध के। लेकिन मैंने देखा है, मुझे याद है कि मैंने कुछ महिलाओं को देखा था जो विरोध कर रही थी, और उन्होंने उन्हें ज़बरदस्ती खींचा। जैसे उन महिलाओं को अंदर उन जगहों पर घसीटते हुए ले जाया गया। और मुझे याद है, उनमें से कुछ के पास एक चीज़ थी, मुझे नहीं पता उसे क्या कहते हैं, लेकिन वे इसका इस्तेमाल महिलाओं को मारने के लिए करते थे। और वे उन महिलाओं को वैन के अंदर घसीटते थे, उन्हें उन जगहों पर ले जाते थे। वो इमारत जिसमें उन्होंने हमें रखा था, और अंदर बहुत सारी लड़कियां बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। और फिर उन्होंने हमें धमकाना शुरू कर दिया कि अगर तुम ये नहीं करोगी, अगर तुम वो नहीं करोगी, तो हम तुम्हें जेल में डाल देंगे, हम तुम्हें जेल भेज देंगे, जैसे उन सभी लड़कियों को धमकाया गया। और तो तो उन्होंने मुझे अपना फ़ोन इस्तेमाल करने दिया, और मैंने तुरंत अपने माता-पिता को कॉल किया, और फिर वे आ गए। और मुझे याद है, उन्होंने कुछ ज़मानत जैसा या कुछ ऐसा रखा था, ताकि मेरी मदद हो सके, जैसे कि मुझे रिहा करवाने के लिए। उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि ये तुम्हारा पहला बार है। तो अगर ये तुम्हारा बार नहीं होता, तो हम तुम्हें जाने नहीं देते। लेकिन क्योंकि ये तुम्हारा पहला बार है, हम तुम्हें जाने देंगे। उसके बाद मेरे माता-पिता आए, और फिर मैं वहाँ कई घंटों तक रुकी रही। मुझे याद है कि मैं वहाँ लगभग 5-4 घंटे तक रही थी। और फिर उन्होंने कहा, ठीक है, सिर्फ़ इसलिए कि ये तुम्हारा पहला बार है, हम तुम्हें जाने देंगे। और उन्होंने मेरी तस्वीर ली, उन्होंने मेरे टखने की भी तस्वीर ली, ताकि उनके पास रिकॉर्ड रहे कि उन्होंने मुझे क्यों गिरफ्तार किया था। वो तो पागलपन था, मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे याद है कि मैंने वो फ़िल्में देखी हैं जहाँ अपराधियों को उनकी जानकारी के साथ खड़ा करते हैं, और मेरे साथ भी वही किया गया। सिर्फ़ इसलिए क्योंकि मेरा टखना थोड़ा-सा दिख रहा था, और मैं सोच रही थी, ओह माय गॉड! ये तो वही चीज़ है जो लोग अपराधियों के साथ करते हैं। ये सिर्फ उन महिलाओं के साथ नहीं है जो थोड़ा त्वचा या बाल दिखाती हैं। वो बहुत पागलपन था, लेकिन हाँ, वो मेरा मोरालिटी पुलिस के साथ अनुभव था, और मैंने देखा है वो लोग बहुत सख्त हो जाते हैं। अगर कोई विरोध करता है, जैसे कि महसा अमीनी के साथ हुआ था, तो जो फुटेज महसा अमीनी की आई थी, वो दिखाता है कि उसने विरोध किया था जब मोरालिटी पुलिस उसे गिरफ्तार कर रही थी। तो इसी वजह से उसके साथ ऐसा हुआ। अगर कोई विरोध करे तो वे पीटते हैं, जैसे महसा अमीनी को पीटा था। और फिर वो अस्पताल गई, और फिर आखिरकार मोरालिटी पुलिस की वजह से उसकी मौत हो गई। इस संस्कृति का आपके पूरे जीवन पर ईरान में बड़े होते हुए कितना असर पड़ा? मेरा मतलब है, धार्मिक विचारधारा कितनी गहराई से थोपी जाती है। समाज में इससे बचने का कोई तरीका है, या वहाँ रहना कैसा होता है? मेरा मतलब है, उस व्यापक इस्लामवादी प्रभाव के बीच बड़े होना कैसा है? देखिए, एक महिला के रूप में, खासकर एक ऐसी महिला के रूप में जिसे इस धर्म का बहुत असर महसूस होता है, क्योंकि हम बराबर नहीं हैं। जैसे कि शरिया कानून के तहत महिलाएं और पुरुष बराबर नहीं हैं। जैसे ईरान में महिलाएं स्टेडियम नहीं जा सकती, वे राष्ट्रपति बनने के लिए नामांकित भी नहीं हो सकती, या किसी ऊंचे पद के लिए उम्मीदवार नहीं बन सकती।
वे बहुत सी चीज़ें नहीं कर सकती जो पुरुष कर सकते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे महिलाएं हैं। और जब मैं ईरान में बड़ी हो रही थी तो धीरे-धीरे मुझे ये समझ में आया और मैं ऐसा महसूस करने लगी कि ठीक है, जैसे-जैसे मैं ईरान में हर साल रही, खासकर पिछले 4-5 साल जब मैं ईरान में रहती थी, मुझे सच में एहसास हुआ कि मैं ऐसी स्थिति में नहीं रह सकती। तो और यही वजह थी कि मैंने उस देश से बाहर जाने का फैसला किया। क्योंकि मुझे पता था कि मेरे अंदर ये जज़्बा है कि अगर मुझे लगे कि कुछ गलत हो रहा है, तो मैं ज़रूर बोलूँगी। मैं ज़रूर उसकी आलोचना करूँगी और मैं ज़रूर उसके खिलाफ विरोध भी करूँगी। मैं कई विरोध प्रदर्शनों में रही हूँ और अपने कुछ दोस्तों को गिरफ्तार होते और जेल जाते देखा है। मेरी एक दोस्त की दोस्त के साथ जेल में बलात्कार हुआ था और जब वो जेल से बाहर आई और जब मैंने उसे देखा, तो वो पूरी तरह से एक अलग इंसान जैसी लग रही थी। और मैंने वो पल देखे, मैंने देखा कि उसने सच में आत्महत्या करने की कोशिश की थी और ये सब मैंने अपनी आँखों से देखा। और मुझे पूरा यकीन है कि अगर मैं उस देश से बाहर नहीं आई होती, तो पता नहीं शायद मैं ज़िंदा भी ना रहती, क्योंकि जनवरी में ईरान में एक नरसंहार हुआ था। तो यही एहसास था मेरे अंदर और भगवान का शुक्र है कि मुझे ये मौका मिला। मुझे अमेरिका आने का मौका मिला ताकि मैं अपनी पढ़ाई जारी रख सकूं इस महान देश में। इसने मुझे वो सारी संभावनाएं, अवसर और आज़ादी दी जिसकी मैंने हमेशा चाहत की थी, अपने लिए भी और ईरान में अपने लोगों के लिए भी। और यही वजह है कि मैं लगातार सक्रिय रहने की कोशिश करती हूँ। ईरान के अंदर ईरानी लोगों की आवाज़ बनने की, खासकर क्योंकि उनके पास इंटरनेट नहीं है। लगभग 40 दिन हो गए हैं, मुझे ठीक से नहीं पता, 47 या शायद उससे भी ज़्यादा, 5 हफ्तों से भी ज़्यादा हो गया है कि ईरान में लोगों के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है। तो यही मेरी प्रेरणा है कि मैं ईरान के अंदर उन लोगों की आवाज़ बनूँ। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप हाल ही में मशहूर हुए ट्रंप डांस की वजह से कुछ चर्चा में आई हैं। क्या आप इसके बारे में थोड़ा बता सकती हैं? मेरा मतलब है, क्या हुआ था? और आप एक ईरानी होने के नाते युद्ध का समर्थन क्यों करती हैं? क्या आपको इसकी आलोचना झेलनी पड़ी है? और अगर हाँ, तो किससे? हाँ, तो उस डांस के बारे में मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि वो इतना वायरल हो जाएगा। मतलब मुझे पता था कि शायद उससे थोड़ी बहुत व्यूज़ मिलेंगी और सोशल मीडिया पर ध्यान मिलेगा क्योंकि वो एक साहसी कदम था। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इतना वायरल हो जाएगा। लेकिन मैंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उस दिन आयतुल्लाह खुमैनी को यूएसए ने हटा दिया था। और वो दिन सच में मेरे लिए ऐसा था जैसे मेरा सपना पूरा हो गया हो, जो मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी देखा था। और मैंने हमेशा सोचा था कि अगर आप मुझसे 6 महीने पहले पूछते तो मैं कहती, ठीक है, शायद मैं वो दिन नहीं देख पाऊँगी जब आयतुल्लाह खुमैनी को हटा दिया जाएगा। शायद ऐसा। शायद किसी और ज़िंदगी में, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस इंसान को हटाया जा सकता है। और जब ये हुआ तो मैं बहुत उत्साहित हो गई। वो एहसास मैं नहीं जानती उसे कैसे बयान करूँ, क्योंकि उस एहसास को बयान करने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि वो मेरा पूरी ज़िंदगी का सपना था। तो जब वो हुआ और वो सिर्फ़ इसलिए था अमेरिका और इज़राइल दोनों के हस्तक्षेप की वजह से, और मैं किसी तरह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का धन्यवाद करना चाहती थी। तो वाईएमसीए डांस की तरह डांस करने का आइडिया मेरे दिमाग में आ गया और फिर मैंने बस कर दिया। और मैंने ये तब किया जब मैं उबर का इंतज़ार कर रही थी। मैं अपनी दोस्त के साथ सिर्फ आयतुल्लाह खुमैनी के हटाए जाने का जश्न मनाने बाहर जा रही थी। मैं उबर का इंतज़ार कर रही थी, जो 15 मिनट दूर था। मैंने सोचा, 15 मिनट में क्या कर सकती हूँ? मैंने उसे रिकॉर्ड कर पोस्ट किया, फिर दोस्तों के साथ जश्न मनाने चली गई और फ़ोन बंद कर दिया। और फिर कुछ घंटों बाद जब मैंने अपना फ़ोन निकाला और अपने सोशल्स चेक करने के लिए खोला,
तो मैंने देखा कि वो वीडियो पूरे इंटरनेट पर वायरल हो गया था। वो सचमुच हैरान कर देने वाला था। और हाँ, तो वो मेरी फीलिंग थी। और मुझे लगता है क्योंकि मैं देख रही हूँ कि मेरे सारे दोस्त, मेरे आसपास के लोग, यहाँ तक कि ईरान के बाहर भी, सबका उस दिन के बारे में वही एहसास था। और मैं जानती हूँ कि ईरान में, क्योंकि वहाँ लाखों लोग थे, 8 और 9 जनवरी को प्रदर्शन के लिए बाहर आए थे और उन सब की यही चाहत थी। आयतुल्लाह खुमैनी को हटाने के लिए और आज़ादी चाहने के लिए, आज़ादी और बुनियादी मानव अधिकारों की मांग करने के लिए, और साथ ही हमारे भविष्य के आज़ाद ईरान के नेता पहलवी की राजकुमारी के लिए नारे लगा रहे थे। तो मुझे पूरी तरह से यकीन है, यह एक तथ्य है कि सभी ईरानी लोग यही चाहते थे, क्योंकि वे चाहते थे कि अमेरिका और इज़राइल इस स्थिति में हस्तक्षेप करें। क्योंकि हम अब बहुत थक चुके हैं, हम इस सरकार से, ईरान में इस इस्लामी शासन से बहुत परेशान हो चुके हैं। और हमने अपनी पूरी कोशिश की। जैसे आपने देखा कि लाखों लोग बिना किसी हथियार के सड़कों पर थे। जैसे उन सभी लोगों ने जो भी सड़कों पर आए, उन्हें अच्छी तरह पता था कि अगर वे सड़कों पर जाते हैं तो शायद वे जिंदा वापस ना आए। लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा किया। क्यों? क्योंकि हम अब बहुत थक चुके हैं। हम इस सरकार से, इस इस्लामी शासन से तंग आ चुके हैं। हम बस चाहते हैं कि ये शासन चला जाए। और अमेरिका और इज़राइल का हस्तक्षेप ही एकमात्र चीज़ थी जो हमारी मदद कर सकती थी, क्योंकि हमने अपनी पूरी कोशिश कर ली थी। 2 दिनों में 50,000 से ज़्यादा लोगों की हत्या इस्लामी शासन द्वारा कर दी गई। तो हमने इसके लिए बहुत मेहनत की थी। और पूरे महीने भर, जैसे 8 और 9 जनवरी से, अंदर और बाहर के सभी लोग राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से लगातार इस स्थिति में हस्तक्षेप करने की मांग कर रहे थे। और फिर वो कुछ संदेश भेज रहे थे, जैसे मदद रास्ते में है और इस तरह की बातें। और ईरान के लोगों को उम्मीद दे रहे थे। और अंदर और बाहर के सभी लोग नारे लगा रहे थे, हम प्रवासी ईरानी, लगातार विरोध कर रहे थे और पूरे महीने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से इस स्थिति में हस्तक्षेप करने की मांग कर रहे थे। और आखिरकार उन्होंने कर दिखाया, क्योंकि हम ईरानी लोग जानते हैं कि जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कुछ कहते हैं तो वो उसे ज़रूर करते हैं। और वो हो गया। और मैं और सारे ईरानी लोग, जब ये हस्तक्षेप शुरू हुआ तो हमने जश्न मनाना शुरू कर दिया। जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे ईरान से जो वीडियोस आ रहे हैं, लोग सड़कों पर हैं जब पीछे बम गिर रहे होते हैं। जैसे वे लोग आईआरजीसी और इस्लामी शासन के ठिकानों पर बमबारी कर रहे हैं और पीछे ये सब हो रहा है, लेकिन लोग सड़कों पर जश्न मना रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, वे बहुत खुश हैं। और कुछ फुटेज हैं, कुछ वीडियोस हैं जिनमें जब भी बमबारी रुकती है, लोग उदास हो जाते हैं। वे कह रहे हैं कृपया, जैसे वीडियो में वे कह रहे हैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, बीबी नेतन्याहू, कृपया बमबारी जारी रखें, जैसे बमबारी मत रोकिए, कृपया मत जाइए, क्योंकि अगर ये शासन सत्ता में बना रहता है, वे एक और नरसंहार करने वाले हैं, जैसा कि वे करते हैं। बहुत सी फांसियां देते हैं। जैसे 2026 के पहले 2 महीनों में उन्होंने 900 से अधिक निर्दोष लोगों को फांसी दी, जिनमें बच्चे भी शामिल थे। जैसे 18-19 साल के लोग, किशोर, बिल्कुल निर्दोष लोग, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे सड़कों पर आए थे, और सिर्फ इसलिए क्योंकि वे आज़ादी और बुनियादी मानव अधिकारों की मांग कर रहे थे। अब मुझे पता है कि आपने युद्ध में अपने चचेरे भाई को खोया। इस पर आपको कैसा लगा? क्या इससे आपके युद्ध के नजरिए पर असर पड़ा? क्या आपने इस युद्ध की वैधता के बारे में अपनी राय बदली है? और क्यों या क्यों नहीं? देखिए, मेरे चचेरे भाई के बारे में मैं ज़्यादा विस्तार में नहीं जा सकती, क्योंकि इस्लामी शासन पहले ही मुझे धमकी दे चुका है और मैं वैसा कुछ नहीं चाहती। मेरे परिवार और कुछ रिश्तेदार जो ईरान में हैं, उन पर इसका असर पड़ता है, इसलिए मैं जानकारी जारी नहीं कर सकती। लेकिन मैं बस इतना कह सकती हूँ कि मैंने अपने चचेरे भाई को खो दिया। बमबारी की वजह से नहीं, उसके आसपास कोई बमबारी नहीं हुई थी। कुछ भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
और ये नौरोज यानी फारसी नया साल से पहले हुआ था और ये सब इस्लामी शासन की वजह से हुआ था। और वजह जैसे उसकी मौत की वजह है वो 100% इस्लामी शासन है। आप फुटेज में भी देख सकते हैं। सड़क पर इस्लामी शासन के सुरक्षा बल के पास बंदूकें होती हैं। असल में सड़क पर उनके पास मशीन गन होती है। वे ईरान के अंदर लोगों के पीछे जाते हैं और अगर वे विरोध करने की कोशिश करते हैं या प्रतिरोध करते हैं तो वे तुरंत उन्हें सड़क पर गोली मार देते हैं और मार डालते हैं। जैसे ये कोई ऐसी चीज नहीं है। अम, अ, और साथ ही ये भी बताना चाहूंगी कि लोग, खासकर पश्चिमी देशों के लोग, वामपंथी, युद्ध के मानदंड, वर्क लेफ्ट, वे हमेशा इस तथ्य को नज़रअंदाज करने की कोशिश करते हैं कि यह शासन अपने ही लोगों का हत्यारा है। जैसे इस शासन ने सड़कों पर 50,000 से ज्यादा निर्दोष लोगों की हत्या की है और अब भी कर रहा है। जब हम कहते हैं कि किसी को फांसी दी गई या इस शासन ने किसी को सड़कों पर मार डाला, वे इसे नजरअंदाज करने की कोशिश करते हैं। और जो मेरे साथ हुआ वह उसे दुष्प्रचार के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। मेरे कजिन और उनमें से कुछ जानते हैं, कुछ उनमें से शासन के लोग हैं। वे जानते हैं कि मैं जानकारी जारी नहीं कर सकती, मैं नाम नहीं बता सकती। मैं ऐसा नहीं कर सकती, जैसे कि अपने कजिन की तस्वीर जारी कर दूं और फिर असली घटना बता दूं। वे इसे जानते हैं क्योंकि मैं अपने रिश्तेदारों की जान जोखिम में नहीं डाल सकती। वे जानते हैं कि मैं ऐसा नहीं करूंगी, इसलिए उन्होंने मेरे बारे में यह दुष्प्रचार रचा और वे सोशल मीडिया पर हर जगह ये कहते फिर रहे थे कि मैंने बमबारी की वजह से अपने कजिन को खो दिया। नहीं, जब उनकी मौत हुई थी तब उनके आसपास बिल्कुल भी बमबारी नहीं हो रही थी और मेरे कजिन को खोने की एकमात्र वजह इस शासन था और कुछ नहीं। मैं आपसे यह पूछना चाहती हूँ कि युद्ध के इस मोड़ पर, इस संघर्ष में जो भी अभी हो रहा है, ईरान के अंदर रहने वाले ईरानी लोग क्या चाहते हैं? और क्या ये उन बातों से अलग है जो प्रवासी ईरानी लोग मांग रहे हैं? तो अभी जब उन्होंने ये युद्ध विराम किया है, मेरे पास ईरान के अंदर से जो भी जानकारी है, जब मैं अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से बात करती हूँ और वैसे भी मैं उन्हें कॉल नहीं कर सकती, तो ये सिर्फ तभी काम करता है जब वे मुझे कॉल करते हैं और वहाँ इंटरनेट नहीं है, कोई वीडियो कॉल्स नहीं है, कुछ भी नहीं और कुछ भी नहीं है। जब भी वे मुझे कॉल करते हैं और मैं वहाँ की स्थिति पूछती हूँ, वे सभी कहते हैं कि वे दुखी हैं। वे खुश नहीं हैं कि उन्होंने युद्ध विराम किया। वे चाहते हैं कि ये जारी रहे। वे चाहते हैं कि ये तब तक जारी रहे जब तक ये शासन चला नहीं जाता। किस कीमत पर, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। जैसा कि वे कहते हैं, जैसे मेरी कुछ दोस्त कहती हैं। मुझे याद है मेरी एक दोस्त ने मुझसे कहा था कि मैं मरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं किसी भी हाल में मरने के लिए तैयार हूँ। लेकिन इस शासन को जाना होगा क्योंकि वे इस शासन से बहुत डरती हैं। इस शासन को अमेरिका और इज़राइल ने इतना अपमानित किया कि उन्होंने अपने ही लोगों से बदला लेना शुरू कर दिया। फांसी देके, सड़कों पर मिलिट्री मशीन गन से लोगों को सड़कों पर मारकर और ईरान के अंदर ईरानियों के बीच डर फैलाकर। तो वे बस आ, इस बात की चिंता करते हैं कि अगर ये स्थिति अधूरी रह गई और वे चाहते हैं कि अमेरिका और इज़राइल इस शासन को ख़त्म करें और तब तक न रुकें जब तक ये शासन पूरी तरह से चला न जाए। अब ईरानी प्रवासी समुदाय में कुछ अल्पसंख्यक आवाजें क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी पर हमला कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम राजशाही नहीं चाहते, जबकि वे खुद ऐसा नहीं कहते। आपका उन लोगों के लिए क्या संदेश है? उनके विचारों पर आपकी क्या राय है? और ईरान के अंदर इस मुद्दे पर कि अगला नेतृत्व कौन करे, आपने जमीनी स्तर पर क्या देखा है? हाँ, तो एमिली, वे लोग जो ईरान के बाहर ईरानी प्रवासी समुदाय हैं, जो प्रिंसेस अबालावी के बारे में ये सब बातें कहते हैं, वे असल में शासन के लोग हैं। वे वही लोग हैं जिन्हें इस शासन से फंड मिलता है ताकि वे दुष्प्रचार फैला सकें, झूठ फैला सकें और इस तरह की बातें आम लोगों के बीच फैला सकें।
जैसा कि आपने देखा, जैसे ग्रैंड की विधवाएं, मुझे नहीं पता आपने ये देखा या नहीं, लेकिन कासिम सुलेमानी की ग्रैंड नीस वो असल में ऐसे दिखावा कर रही थी जैसे वो इंस्टाग्राम पर किसी तरह की इन्फ्लुएंसर हो, और फिर वो इस तरह की बातें कह रही थी। हाँ, अगर आप नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा? आप कासिम सुलेमानी की ग्रैंड नीस है, इसलिए ये सब समझ आता है। आप ये पैटर्न सभी ईरानी डायस्पोरा में देख सकती हैं। वे सब आपस में जुड़े हुए हैं। वे सभी ईरान में आईआरजीसी सदस्यों के रिश्तेदार, दोस्त या परिवार के सदस्य जैसे हैं। तो वे ईरानी लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं कर रही हैं। वे ईरान के अंदर और बाहर की पूरी आबादी का 5% से भी कम है। जो चीज हमने देखा कि लोग सड़कों पर निकले, लाखों लाखों लोग, ये जानते हुए भी कि अगर वे सड़कों पर जाएंगे तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। वे विरोध करने के लिए सड़कों पर गए, और वे वो झंडा लेकर आए जो आप पृष्ठभूमि में देख रहे हैं, और वे प्रिंसेस अबा हलाबी की तस्वीर भी लेकर आए। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ईरान में प्रिंसेस अबा हलबी या पिछले शाह की तस्वीर रखना गैर कानूनी है, और अगर सरकार या शासन की ताकतें आपको उन तस्वीरों के साथ गिरफ्तार कर लेती हैं तो वे आपको जेल में डाल देंगे और आपको गद्दार कहेंगे। और जब भी वे ईरान के अंदर किसी व्यक्ति को गद्दार कहते हैं तो वे उन लोगों के लिए मौत की सजा जारी कर देते हैं। उन्हें पता था कि अगर वे राजकुमारी अभाबी की तस्वीर सड़क पर लाएंगे तो शासन की ताकतें उन्हें गिरफ्तार या मार सकती हैं। फिर भी उन्होंने ऐसा किया, और ये पूरे विश्व को ये संदेश देता है कि ईरान के अंदर के लोग सिर्फ एक ही व्यक्ति के लिए नारे लगा रहे हैं, और वो है राजकुमारी अबा हलाबी। और हम ईरानी, हम प्रवासी ईरानी, हमारे पास कहने के लिए कुछ नहीं है, बस ईरान के अंदर के लोगों की आवाज़ बनना है, जैसा कि मैं इसे अपना कर्तव्य मानती हूँ। और भले ही मैं चाहती हूँ कि पहलवी की राजकुमारी ईरान की भविष्य की नेता बने, क्योंकि वास्तव में कोई और विकल्प नहीं है, कोई और नहीं। जैसे कुछ लोग कहते हैं, ठीक है, ये एक उम्मीदवार हो सकता है, ये कोई और विकल्प हो सकता है। वे सभी लोग इस्लामी शासन के लोगों से जुड़े हुए हैं, और उनकी विचारधारा भी एक जैसी है। अगर वे उन लोगों को चुनते हैं तो वही शासन रहेगा। तो अगर वे चुने जाते हैं तो शासन में कोई बदलाव नहीं होगा, तो बिल्कुल भी कोई और विकल्प नहीं है। पहलवी की राजकुमारी के अलावा बिल्कुल कोई और नहीं है जिनके लिए अंदर और बाहर के लोग नारे लगा रहे हैं। और वे सभी लोग जो पहलवी के बारे में ये बातें कह रहे हैं कि वो एक सच्चे नेता नहीं है और इस तरह की बातें, वे सभी लोग शासन से जुड़े हुए हैं, और वे सभी शासन के ही लोग हैं। वे नैरेटिव बदलने, प्रोपेगेंडा फैलाने, झूठ और फर्जी खबरें फैलाने के लिए ऐसा करते हैं। तो वे ईरानी नहीं है जो असली ईरानियों का, चाहे वे देश के अंदर हों या बाहर, प्रतिनिधित्व कर सकें। अब आखिरी सवाल के तौर पर मैं आपसे जानना चाहती हूं कि इस युद्ध को लेकर मीडिया ने, खासकर पश्चिमी मीडिया ने, अब तक किस तरह से इसकी कवरेज की है। इस बारे में आपका क्या विचार है? मेरा मतलब है, जो आप अभी मुझसे कह रही हैं, जो हमने चर्चा की है, वह लगभग पूरी तरह से उस मुख्यधारा मीडिया की बातों के विपरीत है जो दावा करती है कि ईरानी लोग क्या चाहते हैं, वे कैसा महसूस करते हैं और जमीन पर क्या हो रहा है। ज्यादातर पश्चिमी मीडिया में जो हमने देखा, उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? सबसे पहले मुझे एक बात कहनी है, और वो ये कि इस्लामिक शासन नैरेटिव गढ़ने में वाकई बहुत माहिर है। सच में वे पिछले 47 सालों से प्रोपेगेंडा फैलाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, और उनके पास बहुत सारा पैसा है, सब ईरान के संसाधनों की वजह से। वो सारी पुरानी दौलत जिससे वे फंडिंग कर सकते हैं। इतने सारे मीडिया चैनल्स, इतने सारे लोग प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए, जैसे कि उन्हें अपने लिए हायर कर लिया हो। वो लोग जो हमारे पास आते हैं, जैसे मीडिया में जाते हैं या झूठी खबरें और अफवाहें फैलाते हैं। बात ये है, हमें पता है कि उनके पास सारे संसाधन हैं, उनके पास सारी दौलत है जो वे पश्चिमी देशों को दे सकते हैं, और वे ऐसा कर भी रहे हैं। जो मीडिया आप देखते हैं, जो खबरें सामने आती हैं, जैसे वो झूठी खबरें और अफवाहें, उन्होंने मेरे साथ भी ऐसा किया, मेरे मामले में भी। मैं यहाँ कह रही हूँ कि मेरे कजिन के साथ जो हुआ,
मैंने अपने कजिन को सिर्फ इस्लामिक शासन की वजह से खो दिया। और पश्चिमी मीडिया जैसे उनमें से कुछ कह रहे हैं कि मैंने अपने कजिन को बमबारी की वजह से खोया, जैसे कि ये एक सही उदाहरण है कि कैसे ये मीडिया, खासकर पश्चिम में, इस्लामिक शासन द्वारा वित्त पोषित हैं और कतर द्वारा भी। और वे सारे देश जो इस बर्बर शासन को सत्ता में बनाए रखने के लिए जैसे मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये देखना वाकई पागलपन है, खासकर एक ईरानी के तौर पर, क्योंकि मैं जानती हूँ वहाँ क्या हो रहा है। ये सब कुछ इतना पागलपन भरा है और मुझे बहुत गुस्सा आता है कि पश्चिमी देशों के ये मीडिया प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, हर जगह झूठी खबरें फैला रहे हैं। कुछ लोग झूठी खबरों को ऐसे सच मान लेते हैं जैसे वे उन्हें खरीद रहे हों। और यही बात मुझे एक साथ बहुत दुखी और गुस्सा कर देती है, क्योंकि वे खुद रिसर्च नहीं करते। जैसे लोग, आप देखिए, लोग बस जाकर देखते हैं और इस्तेमाल करते हैं और फिर वे सिर्फ उसी एक स्रोत पर निर्भर हो जाते हैं और उस पर विश्वास कर लेते हैं। और फिर वे उसी रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं जिस पर वे न्यूज़ चैनल्स चलते हैं। और वे असली ईरानियों के पास नहीं आ रहे हैं कि पूछे वहाँ क्या हो रहा है। मुझे लगता है कि असली और सही स्रोत जिससे पता चल सके कि ईरान में वास्तव में क्या हो रहा है, वे खुद ईरानी लोग हैं। और अगर कोई जानना चाहता है कि ईरान के अंदर क्या हो रहा है, तो उसे बस किसी ईरानी के पास जाकर पूछना चाहिए कि क्या हो रहा है, और वे खुद पता कर सकते हैं। उन मीडिया से नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि उन्हें इस्लामिक शासन से झूठ और प्रचार के लिए पैसे मिलते हैं। अब मुझे पता है, मैंने कहा था कि ये आखिरी सवाल है, लेकिन मेरे पास आपके लिए एक और सवाल है और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जब आप बड़ी हो रही थी तो इजराइल के बारे में आपकी क्या सोच थी? आपको क्या सिखाया गया था? आजकल आपकी पीढ़ी में आम राय क्या है? आप लोगों का इजरायलियों से सीधा संपर्क नहीं, सिर्फ ऑनलाइन बातचीत होती है। पूरी तरह से संपर्क टूटा हुआ है। आपको हमेशा हमारे बारे में गलत बातें बताई गईं, तो बचपन में इजराइल को लेकर आपकी क्या राय थी? जब से मैं बच्ची थी और स्कूल जाना शुरू किया, मुझे याद है कि वे बहुत छोटे बच्चों को स्कूल में अमेरिका मुर्दाबाद, इजराइल मुर्दाबाद के नारे लगाने के लिए मजबूर करते थे। उन्होंने ऐसा किया जैसे वे लोग उन्होंने ईरान के सभी छात्रों को ऐसा करने के लिए मजबूर किया, और वे यही सिखाने की कोशिश कर रहे थे। इजराइल ही वो है जो मध्य पूर्व में युद्ध चाहता है, और इजरायली वो है जबकि असल में वे फंड करते हैं आतंकवादी जैसे कि इस्लामिक शासन सबसे बड़ा, मुझे लगता है सबसे बड़ा प्रॉक्सी है मध्य पूर्व में आतंकवाद के लिए। वे बहुत कोशिश कर रहे हैं कि एक तरह से ईरान के अंदर लोगों का ब्रेन वॉश कर सके। बहुत छोटी उम्र से ही, और ये ऐसी चीज़ है जो अब और काम नहीं करती। और आप देख सकते हैं, जैसे मैं ईरान में पैदा हुई और बड़ी हुई, बहुत सारे दूसरे ईरानी हैं जो ईरान में पैदा हुए और बड़े हुए और उन्हें मजबूर किया गया था अमेरिका मुर्दाबाद और इजराइल मुर्दाबाद के नारे लगाने के लिए। उन्हें मजबूर किया गया था कि वे ईरान में उन शिक्षकों से पढ़ें ताकि उनका ब्रेन वॉश हो सके, लेकिन फिर भी नतीजा वैसा नहीं आया जैसा इस्लामिक शासन चाहता था। तो वे कोशिश कर रहे हैं, तो बस जैसे संक्षेप में कहें तो वे लोगों को बहुत ही कम उम्र से पढ़ाने और ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहे हैं, और वे ईरान के अंदर सभी मीडिया के साथ ऐसा करते हैं। और ये एक ऐसी चीज़ है जो दुर्भाग्यवश मैं ये पैटर्न पश्चिम में भी देख रही हूँ। और यही चीज़ है जो मुझे सच में बहुत दुखी कर देती है, क्योंकि पश्चिम जैसे कि यूएसए और दूसरे देश, वे बहुत अच्छे देश हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा मतलब ईरान के बारे में है, क्योंकि सारे तानाशाह और वो सारी आज़ादी जो लोगों से छीन ली गई, और वो सारी चीज़ें जो इस्लामिक शासन ने अपने ही लोगों के साथ की, लेकिन अमेरिका या दूसरे देशों में यहाँ हर किसी के लिए पूरी आज़ादी है ताकि लोग सच में समझ सकें कि असलियत क्या है, सच्चाई क्या है।
लेकिन वे उस आज़ादी का इस्तेमाल नहीं करते, या वे मीडिया, पश्चिमी मीडिया द्वारा बहकाए या धोखा दिए जाते हैं। और ये एक ऐसी बात है जो मुझे वाकई पसंद है। साथ ही मैं जितनी मेहनत से अंदर के ईरानियों की आवाज़ बनने की कोशिश कर रही हूँ, उतनी ही मेहनत से असल में सच बोलने की भी कोशिश कर रही हूँ, जो हकीकत इज़राइल के बारे में सच में हो रही है। क्योंकि अभी हम ईरानी लोग नेतन्याहू के प्रति बहुत आभारी हैं। नेतन्याहू ने जो हस्तक्षेप किया, जो स्थिति थी, और वो सारी बातें जो नेतन्याहू ने की, और वो सारी बातें जो नेतन्याहू ने ईरान के लोगों के बारे में कही। जैसे उन्होंने सच में ईरानी संस्कृति का, ईरान के लोगों का कई बार सम्मान किया है, और हम इसके लिए बहुत आभारी हैं। और हम सच में बहुत खुश हैं कि हम ईरानी होने के नाते हमारे साथ इजरायली लोग भी हैं। और ये सब मुझे सच में बहुत खुश कर देता है, और बिल्कुल वैसा ही महसूस होता है, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसा है जैसे कि एक तरह से हम एक दूसरे को समझते हैं कि दुनिया हमें अनदेखा कर देती है, सच को अनदेखा कर देती है। ईरानी लोग सोशल मीडिया पर कहते हैं 50,000 से ज़्यादा लोगों की हत्या इस्लामिक शासन ने की, और मीडिया में लोग कहते हैं मुझे सबूत दिखाओ। जैसे आपको किस तरह का सबूत चाहिए? क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको उन लोगों की कब्रों पर ले जाऊं? क्या आप चाहते हैं कि मैं आपका हाथ पकड़कर आपको उन बॉडी बैग्स के पास ले जाऊं जो ईरान में थे? आप मुझसे किस तरह का सबूत चाहते हैं? ये सब सोशल मीडिया पर है, और यही वही चीज़ है जो इजरायली लोगों के साथ हुई थी। जैसे अभी भी कुछ दिन पहले लोग मेरी मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे थे, ये कहकर कि तुम बस नंबर बना रही हो, वैसे ही जैसे इजरायली लोग भी नंबर बना रहे थे कि 6 मिलियन लोग थे। मैं बस सोच रही थी क्या क्या क्यों, मतलब क्यों? तुम बस हकीकत देख ही नहीं सकती। तुम सच को इतनी शिद्दत से क्यों नजरअंदाज कर रही हो, जैसे तुम सच को जानबूझकर नजरअंदाज करने की पूरी कोशिश कर रही हो। और ये सब सिर्फ इसलिए है क्योंकि जो नफरत है, जैसे इस्लामिक शासन, कतर, उन देशों की जो लोगों के अंदर इजराइल और अमेरिका के खिलाफ नफरत भरने की कोशिश करते हैं, खासकर ईरान में, बस यही चीज उन्हें इतना अंधा बना देती है, जैसे वो अपनी आंखें बंद कर लेती हैं ताकि वो ये देख ही ना सकें। असल हकीकत क्या है, और क्या इजराइल ऐसा नहीं है? और एक बात जो मुझे बहुत गुस्सा दिलाती है वो ये है कि पश्चिमी देशों में यहूदी विरोधी भावना बहुत आम है। और मेरी तरह जैसे मैं एक इस्लामिक देश में पैदा हुई और बड़ी हुई, और मुझे मुस्लिम बनने के लिए मजबूर किया गया, और मैं इस्लाम के बारे में बात नहीं कर सकती क्योंकि मैं उसी माहौल में पली हूँ। मैंने इस धर्म के बारे में सीखा, मुझे मजबूर किया गया कि मैं इस धर्म के बारे में सीखूं, और जब भी मैं इस धर्म के बारे में कुछ कहती हूँ, सारे तथ्य जैसे कि कुरान का हवाला देती हूँ, तो वे मुझे इस्लामोफोब कह देते हैं। लेकिन जब भी वे नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं और अपने यहूदी विरोधी विचार फैलाते हैं, तो कोई भी उन्हें कुछ नहीं कहता। ऐसा लगता है जैसे वे खुद को वैसा बनने की इजाज़त देते हैं। और ये ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए मैं सच में लड़ने की कोशिश कर रही हूँ, खासकर पश्चिमी देशों में, क्योंकि मैं अमेरिका में हूँ। मैं हमेशा ईरानी लोगों की आवाज़ बनूंगी, हमेशा इजरायली लोगों, यहूदी लोगों की आवाज़ बनूंगी। और ऐसा इसलिए क्योंकि मैं ये देख रही हूँ, क्योंकि मैं भी वही महसूस करती हूँ। जैसे दुनिया ने हमें नज़रअंदाज किया, वैसे ही इजरायली और यहूदी लोगों को भी नज़रअंदाज करने की कोशिश की। तो मैं हमेशा वो इंसान बनूंगी जो सच में जो हुआ और जो असलियत है उसके बारे में बात करेगी। ठीक है, हमें यहीं पर बात खत्म करनी होगी, लेकिन मैं आपको आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और ईरान के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उस पर रोशनी डालने के लिए बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। धन्यवाद।